ओके, इस क्वेश्चन में सिंपली हम देख लेते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या करना था। एक तो आपको ईओक्यू कैलकुलेट करना था, जिसके लिए डेटा सारा आपके पास मौजूद है, और दूसरा के सेफ्टी स्टॉक क्या होगा और रीऑर्डर लेवल या पॉइंट क्या होगा अगर कंपनी 20% रिस्क लेती है स्टॉक आउट होने का और 10% रिस्क लेती है। आप में से कोई सुबह शायद बासित ने क्वेश्चन किया था कि इस क्वेश्चन में स्टॉक आउट कॉस्ट तो नहीं होगी, तो ऑब्वियसली इसमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप देखें कि जो हमारा एवरेज टाइम है वो 11 डेज है और 11 डेज ही मिनिमम है। तो मिनिमम होने की वजह से स्टॉक आउट की गुंजाइश तो बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि मिनिमम यानी जो एवरेज आपका टाइम है 11 डेज है और आप 10 दिनों का स्टॉक अपने पास रखें, तो ये तो आप हाथ से स्टॉक आउट करवाएंगे, क्योंकि जब कम से कम आपके पास सप्लायर 11 दिन लेता भी है लीड टाइम और उसके बावजूद भी आप 10 दिनों का स्टॉक रख के काम चलाए, तो आप तो हाथ लेके अपने आप का कंपनी का स्टॉक आउट करवा रहे हैं। क्योंकि हमारा मिनिमम भी 11 डेज है और एवरेज भी 11 डेज है, इसलिए हम 11 डेज से कम तो जाने की गुंजाइश नहीं है। खैर, तो इस केस में हमारे पास स्टॉक आउट का खतरा 20% है और होल्डिंग कॉस्ट है, लेकिन स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट करने की इसमें कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन एक था पुराना कोई। It says Two-Way Engineering Limited has been experiencing stockouts on one of its important products, RD11. Using the EOQ formula, the company places orders of 1250 units whenever the stock level reduces to 1500 units. अच्छा, इसमें 1250 क्या है? दैट इज के ऑर्डर जो प्लेस किया जाएगा वो कितने यूनिट्स का किया जाएगा। दैट इज रीऑर्डर क्वांटिटी ऑफ 1250 यूनिट्स। और स्टॉक ऑर्डर कब प्लेस किया जाएगा? दैट इज रीऑर्डर पॉइंट और रीऑर्डर लेवल। दैट इज 1500 यूनिट्स। करेक्ट। The records of company show that following data relating to the usage of product RD11 during lead times. हम लीड टाइम के दौरान 1800 यूनिट्स कंज्यूम कर सकते हैं, 1600, 1400, 1200 या 1000। अब आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि लीड टाइम कितना है और कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लग सकता है, कम से कम कितना टाइम लग सकता है। उस हवाले से इस क्वेश्चन में बात नहीं की गई है। इसका मकसद जो हमारा लीड टाइम है वो सर्टेन है, लेकिन जो यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम है वो 1800 तक भी जा सकती है और कम से कम 1000 तक भी आ सकती है। तो इस क्वेश्चन में व्हाट इज अनसर्टेन? द कंजम्पशन और द डिमांड इज अनसर्टेन। अच्छा, उसकी प्रोबेबिलिटीज भी बता दी हैं कि किसके कितने चांसेस हैं। इट सेज द कंपनी सेल्स RD11 at a price of 500 rupees per unit. The annual carrying cost of one unit is 30 rupees. The company estimates that the cost of being out of stock is 125 rupees for each unit. अच्छा, अब हम हर यूनिट बेचते तो 500 रुपए का है, लेकिन यकीनन 500 रुपए पूरा का पूरा हमारा प्रॉफिट तो नहीं होगा। 500 रुपए तो उसकी सेलिंग प्राइस है, तो इसमें से उसको बनाने का जो भी खर्चा आता होगा वो माइनस करेंगे, बाकी हमारा प्रॉफिट बनेगा। इसने वाजे कर दिया कि हमारा 125 रुपए की स्टॉक आउट कॉस्ट है और होल्डिंग कॉस्ट बता दी है 30 रुपए। तो हम कंपैरिजन अक्सर किसकी करते हैं?
दो कॉस्ट्स की, एक स्टॉक आउट कॉस्ट और दूसरी होल्डिंग कॉस्ट। The management of the company asks you to establish an optimum safety stock for this material and also ascertain the probability of being out of stock on your proposed safety stock level. ठीक है। अच्छा, करेंटली हमारा रीऑर्डर लेवल क्या है? 1500 यूनिट्स। अभी मैनेजमेंट ने आपसे पूछा है कि आप ऑप्टिमल, ऑप्टिमल का मकसद क्या होता है? ऑप्टिमल मतलब बेस्ट पॉसिबल, करेक्ट। Safety stock for this material and also ascertain the probability of being out of stock on your proposed safety stock level. अच्छा, हम पहले कैलकुलेट करके देखते हैं। करंट रीऑर्डर लेवल पे लेट्स कैलकुलेट आवर एवरेज यूजेज। गो अहेड, आपके पास स्टॉक्स गिवन है, लाइक 1800 तक डिमांड जा सकती है, उसके 4% चांसेस है। 1600 पे रहेगी, 6% चांसेस। 1400 के 10% चांसेस। 1200 के 20% चांसेस एंड 1000 होने के 60% चांसेस। 1184। यस, यही है 1184। यस, 11848। हमजा, इज इट 1148 और हमास इज इट 1184? 48 हो गया, ठीक हो गया। करंट रीऑर्डर लेवल हमारा है 1500 का, और एवरेज यूसेज आपने निकाला 1148 का। इस पे हमारा सेफ्टी स्टॉक कितना हुआ? 352। 352। अच्छा, इसमें हमारी होल्डिंग कॉस्ट कितनी है? इट इज 30 रुपीज पर यूनिट पर एनम। तो 352 इंटू 30, 10,560। अच्छा, अब हम देखिए साथ ही कि इसमें स्टॉक आउट के चांसेस हैं या नहीं है।
दो पॉसिबिलिटीज है स्टॉक आउट होने की, क्योंकि आपका रीऑर्डर लेवल है 1500। अगर आपकी कंजम्पशन चली गई 1600 पे तो 100 यूनिट्स का स्टॉक आउट होगा, और अगर हमारी कंजम्पशन चली गई 1800 यूनिट्स पे तो 300 यूनिट्स का स्टॉक आउट होगा। हर यूनिट पे स्टॉक आउट का खर्चा है 125। ओके, तो पहला, अगर हमारी डिमांड हो जाती है 1600 यूनिट्स की तो 100 यूनिट्स का होगा स्टॉक आउट, और हर यूनिट पे हमें नुकसान होगा 125 यूनिट, 25 रुपए का। लेकिन हम ये वाजे डिस्कस कर चुके थे कि जो स्टॉक आउट का खर्चा है वो पूरा का पूरा साल मौजूद नहीं रहता है। तो हमें इसके लिए ये देखना होगा कि हमारे एक साल में नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, ना तो इसने हमें लीड टाइम बताया है और ना ही इसने हमें एनुअल डिमांड बताई है। एग्रीड? ना तो इसने हमें लीड टाइम बताया है और ना ही इसने हमें एनुअल डिमांड बताई है। अच्छा, उस बेसिस पे हम अपना नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं निकाल सकते। नहीं तो हम क्या करते, इसको मल्टीप्लाई करते नंबर ऑफ ऑर्डर से, और फिर इसको मल्टीप्लाई करते 1600 होने के चांसेस कितने हैं, 6%। प्लस सेम हम रिपीट करते, 1800 पे जाता तो 300 यूनिट्स का स्टॉक आउट होता, 125 रुपए का पर यूनिट लॉस होता। नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई करते और 4% से मल्टीप्लाई करते। लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स गिवन नहीं है और क्वेश्चन में भी पूछा क्या है, एंड ऑल्सो असर्टेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक, आपने सिर्फ ये बताना है कि उस पे चांसेस ऑफ स्टॉक आउट कितने हैं। मिसाल हम करंट लेवल पे बात कर रहे थे तो हमारी होल्डिंग कॉस्ट इतनी है, हम सिर्फ इतना बताएंगे कि चांसेस ऑफ स्टॉक आउट दो सूरतों में हो सकते हैं, 1600 के केसेस में और 1800 के केस में। यानी चांसेस ऑफ स्टॉक आउट कितने हैं, 10%। बस आपने ये बताना है, कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट नहीं बतानी। ओके, अब हम रीऑर्डर्स लेवल सजेस्ट करते हैं। 1800, 1600 और 1500 उसका ऑलरेडी है जिसमें हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो 1800, 1600, 1400, 1200 और एवरेज सजेस्ट कर लेते हैं 1148 का। अच्छा, अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हर लेवल पे हमारा सेफ्टी स्टॉक कितना होगा। अगर हम रीऑर्डर लेवल रखते हैं 1800 यूनिट्स जो कि मैक्सिमम पॉसिबल है,
और एवरेज यूजेज इनटू लीड टाइम इज 1148, तो हमारा सेफ्टी स्टॉक कितना बनेगा? 652, करेक्ट। इस पे हमारा सेफ्टी स्टॉक बनेगा 652 यूनिट्स। 1600 पे कितना बनेगा? 452, करेक्ट। 1400 पे कितना बनेगा? 200 यूनिट्स कम होते जाएंगे। 1200 पे बनेगा सिर्फ 52, और 1148 पे कोई भी सेफ्टी स्टॉक नहीं होगा। ओके, अब हम कैलकुलेट करें इसकी होल्डिंग कॉस्ट। $652 यूनिट्स को अगर हम होल्ड करते हैं और होल्डिंग कॉस्ट इज 30 रुपीज पर यूनिट पर एनम, so it is 19,560, correct. And 452, 13,560. 252, 7,560, and सिर्फ 52, 1,560. और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट, अगर हम 1800 यूनिट्स पे ही अपना रीऑर्डर लेवल रखते हैं तो स्टॉक आउट की गुंजाइश कितनी है? जीरो %। गुड। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम आते हैं 1600 यूनिट्स पे, तो स्टॉक आउट के चांसेस कितने हैं? %4। 1400 पे स्टॉक आउट के चांसेस कितने हो गए? 10%। 1200 पे 20%, और 1148 पे 40% चांसेस है। ठीक हो गया? ओके, तो हमने इसने बताया था कि ऑप्टिमल पॉलिसी के हवाले से आपने बताना है, तो हम इसको ये सजेस्ट कर देते हैं कि भाई ये 5 लेवल्स हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स गिवन होते क्वेश्चन में या लीड टाइम गिवन होता तो हम उसको मल्टीप्लाई करके डिमांड को
हम एनुअल डिमांड निकाल सकते थे। एनुअल डिमांड को हम डिवाइड करते क्यू से, आरओ क्यू या ईओ क्यू है उसका, तो उससे हमें आइडिया हो जाता कि स्टॉक आउट का खर्चा कितना आएगा। दैट्स इट। अब ये इसमें हम सजेस्ट कर देंगे कि किस लेवल पे कितना होल्डिंग कॉस्ट है, यानी 1200 पे होल्डिंग कॉस्ट कम से कम है और स्टॉक आउट के चांसेस 20% है। दैट्स इट। बाकी क्वेश्चन में डेटा इतना मौजूद नहीं है कि हम इसकी स्टॉक आउट की कंपैरिजन साथ में कर सकें। इन्वेंट्री में इसके अलावा जो हमारा पहला सेक्शन है, यानी चैप्टर नंबर 1 हमारे स्टडी टेक्स्ट का, उसमें उसने फीफो, लीफो, एफको जो हम चीजें पढ़ के आए हैं पहले ही, वो एरियाज दिए हैं। अच्छा, वो क्योंकि हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इतने वेल कवर्ड है कि मैं मुनासिब नहीं समझता उसको कॉस्टिंग में कवर करवाना। और यही होता है कि एग्जाम में ये फीफो लीफो जैसे जैसे क्वेश्चन हमें तो नहीं देता, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जामिन कर चुका होता है आपके दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर। तो मैं सिर्फ आपको एक चीज सिर्फ दिखा देता हूं कि जो आपने पहले पढ़ी हुई है, ताकि आपको एक नजर से गुजरे कि होता क्या है। अच्छा, अब एक चीज हम वाजे कर लें कि हमारी कंपनी को अपनी इन्वेंट्री वैल्यू करनी होती है। अब कुछ कंपनीज इसमें सिस्टम फॉलो करती हैं परपेचुअल सिस्टम, दैट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस सिस्टम में क्या होता है कि हमारी कंपनी अपने लेजर्स में इन्वेंट्री अकाउंट बाकायदगी से मेंटेन करती है। अगर हम क्रेडिट पे परचेसेस करते हैं तो परपेचुअल सिस्टम में डेबिट परचेसेस नहीं किया जाएगा, बल्कि डेबिट इन्वेंट्री किया जाएगा। तो जब इन्वेंट्री खरीदेंगे हम डेबिट करेंगे इन्वेंट्री, क्रेडिट करेंगे कैश या पेएबल। जब इन्वेंट्री बेचेंगे तो डेबिट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्रेडिट करेंगे इन्वेंट्री, और सेल्स रेवेन्यू की अलग एंट्री पास होगी। जबकि दूसरा कंपनी चलाती है पीरियोडिक सिस्टम, जिसको हम कहते हैं ईयर एंड सिस्टम। इसमें हम इन्वेंट्री अकाउंट रखते तो हैं लेकिन मेंटेन नहीं करते। हम सिर्फ क्या करेंगे, साल में एक बार, साल के आखिर में स्टॉक काउंट करेंगे और जो भी स्टॉक मौजूद होगा हम उसको अपने पास इन्वेंट्री में शो कर देंगे। अच्छा, हमें अब करना क्या होता है कि इसकी वैल्यूएशन में
कुछ फॉर्मूला यूज किए जाते हैं। उसके लिए हम ये कहते हैं कि अगर के ये इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है। ओके, इंटरचेंजेबल से हमारा मकसद क्या है? हमने किसी एक रॉ मटेरियल के या किसी एक इन्वेंट्री के से फॉर इंस्टेंस 100 यूनिट्स खरीदे और वो 100 यूनिट्स का हर यूनिट हमें मिला 500 रुपए का, हमने खरीद के इन्वेंट्री में रख दिए। कुछ दिनों बाद हम उसके मजीद 150 यूनिट्स खरीदते हैं मिसाल, लेकिन अब के बार वो 150 यूनिट्स 500 के हिसाब से नहीं मिलते, 540 के हिसाब से मिलते हैं। मेक श्योर कि वो जो पहले 500 रुपए में मिले थे और अब जो 540 रुपए में मिले हैं, इन दोनों के दरमियान जो 40 रुपए का फर्क है, वो उसकी क्वालिटी, वो उसके कलर, वो उसके मॉडल, वो उसके मेक वगैरह किसी भी चीज की वजह से नहीं है। यानी अगर 500 रुपए में खरीदे गए यूनिट्स और 540 रुपए में खरीदे गए यूनिट्स को एक ही साथ रख लिया जाए तो पता भी नहीं चलेगा कि इनमें से 500 वाला कौन सा है और 540 वाला कौन सा है। अगर कि इन दोनों में 40 रुपए की फर्क की वजह उनकी कोई क्वालिटी है, उनका कोई कलर है, उसकी कोई मेक है, मॉडल है, कोई भी स्पेसिफिकेशन है जिसकी वजह से वो 500 रुपए का और ये 540 रुपए का है, तो उसको हम इंटरचेंजेबल नहीं कहते। अगर इंटरचेंजेबल है यानी मुख्तलिफ रेट्स पे खरीदी गई इन्वेंट्री अगर साथ रखी जाए तो पता नहीं चल पाएगा कि इनके रेट्स में कमी पेशी की वजह क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन या मार्केट वैल्यू चेंजेस है। तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या दूसरा यूज करते हैं हम एवरेज कॉस्टिंग, और तीसरा यूज किया जाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट क्योंकि IS2 अलाउ नहीं करता, तो इस वजह से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर हम लीफो फॉलो नहीं करते। कॉस्ट अकाउंटिंग में लीफो फॉलो किया जा सकता है, लेकिन हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, हमें कोई मैनेजमेंट अकाउंटेंट नहीं बनना है, क्योंकि हम सिमा नहीं कर रहे, हम ICMAP नहीं कर रहे। वी आर नॉट सपोज टू बी द मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, वी आर सपोज टू बी द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो हमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा के ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट नहीं बनाएंगे। जिस तरह बिजनेस लॉ पढ़ के आप लॉयर नहीं बन जाओगे, इसी तरह CMA पढ़ के हम मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स नहीं बन जाएंगे। हमारा अल्टीमेटली ये इंटेंशन है कि कल को अगर हम ऑडिट पे जाते हैं या कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं, किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो हमें ये चेक करना होगा कि उन्होंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। वो फॉर्मूला क्योंकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है, फीफो लीफो एबको, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई लीफो के बेसिस पे नहीं करो, वो IS2 की तरफ से अलाउड नहीं है। तो हमारा मकसद सिर्फ इसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तक लाने के लिए। अच्छा, एक बात हमें अच्छे तरीके से याद रहेगी कि इन फॉर्मूलाज को हैज नथिंग टू डू विथ फिजिकल मूवमेंट्स। तो जब मैं कह रहा हूं फीफो, मेरे कहने का हरगिज भी मकसद नहीं है जो 500 वाले खरीदे थे वो पहले बेचो, जो 540 वाले खरीदे थे वो बाद में बेचना, और जो 550 में मिले थे वो बाद में बेचना। मुझे
पता ही नहीं चल रहा कि 500 वाले कौन से हैं, 540 वाले कौन से हैं, 560 वाले कौन से हैं, क्योंकि साथ रखने के बाद हमें आइडिया नहीं होता। यस, इट्स होमोजीनियस, बिल्कुल आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, और इनके रेट्स में फर्क की वजह सिवाय मार्केट वैल्यू चेंजेस के और कुछ भी नहीं है। और फीफो जब हम कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो मैं हरगिज भी ये नहीं कह रहा कि जो सामान पहले खरीदा था वो पहले इस्तेमाल कर लो, खराब ना हो जाए। मैं फिजिकल मूवमेंट के हवाले से बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो आउट का मकसद है चार्ज्ड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आउट का मकसद है कि पहले कौन से रेट को एक्सपेंस मान लिया जाएगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मकसद है कि आपने अगर 100 यूनिट्स खरीदे और बाद में आपने 150 यूनिट्स खरीदे, आपके पास 250 यूनिट्स मौजूद है, अगर आप उसमें से 170 यूनिट्स बेचते हैं तो पहले 100 यूनिट्स जो 500 वाले हैं उसको बाहर निकाला जाएगा, और 70 यूनिट्स जो 540 वाले रेट्स के हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। बाहर निकाला जाएगा मतलब जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, तो एक्सपेंस पहले माना जाएगा पहले वाले रेट को। ठीक है, अच्छा, तो इनका फिजिकल मूवमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। जो रेट पहले खरीदा गया वो पहले प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस माना जाएगा, लिहाजा इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाएगा लास्ट वाले रेट पे। अच्छा, एक होते हैं इंटरचेंजेबल, दूसरा होते हैं आइडेंटिफाइबल या फिर स्पेसिफिक। तो मिसाल, मैंने 500 रुपए में कुर्सी खरीदी, वो पर्पल कलर की थी, लेकिन उस चेयर में ब्लू कलर की अपनी ही डिमांड है और उसका एक्स्ट्रा खर्चा है, लिहाजा ब्लू कलर उसका 540 रुपए में मिलता है। तो मैंने 100 कुर्सियां पर्पल खरीदी हैं और 150 कुर्सियां ब्लू खरीदी हैं। दोनों में रेट के फर्क की वजह उनका कलर है। कल को जब मैं बेचता हूं, अगर मैं 170 कुर्सियां बेचता हूं और मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप यकीनन ये पूछेंगे कि सर पर्पल कितनी बेची है और ब्लू कितनी बेची है। बिकॉज पर्पल वाली कुर्सी हमने 500 की खरीदी थी, ब्लू वाली कुर्सी हमने 540 की खरीदी थी। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि बेची कौन सी वाली है, 500 वाली बेची है कि 540 वाली बेची है। इससे पहले वाले केस में 500 और 540 में मार्केट वैल्यू चेंजेस के अलावा कोई भी मेक, मॉडल, क्वालिटी, कलर, उस फर्क, रेट के फर्क की वजह नहीं थी। तो मैं जब आपको पूछता कि 170 कुर्सियां बेची है, बताओ कितना प्रॉफिट होगा, तो आप फीफो या एवको के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जब उनके रेट के दरमियान डिफरेंस की वजह उनका कलर है, तो आप उसमें फीफो या एवको यूज नहीं करेंगे, उसमें आप उनके पर्टिकुलर रेट्स प्रॉफिट लॉस में चार्ज करेंगे। ठीक है, ये चीजें वो हैं जो आप इससे पहले काफी हद तक कवर करके आए हैं। सिर्फ एज अ ब्रॉड फॉरवर्ड नॉलेज आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। मिसाल हम यहां पे देखते हैं स्टडी टेक्स्ट में, ऑन 1st January a company had an opening inventory of 100 units of which cost 50 rupees each. During the year it made the following purchases. 5 अप्रैल पे 300 खरीदे 60 रुपए में, 14 जुलाई पे हमने खरीदे 70 रुपए में 500 यूनिट्स, 22 अक्टूबर पे हमने खरीदे 200 रुपए में 80 यूनिट्स, एंड ड्यूरिंग द पीरियड इट सोल्ड 800 यूनिट्स एज फॉलोज। अच्छा, हमारे पास 100 यूनिट्स पहले से मौजूद थे,
300 हमने और खरीदे, ये हो गए 400, 500 हमने और खरीदे, ये हो गए 900, और 200 हमने और खरीदे, ये हो गए 1100। 1100 में से 800 हमने बेच दिए, पीछे हमारे पास 300 यूनिट्स मौजूद होंगे। 200 बेचे कब कब है? 9 मई पे, 25 जुलाई पे, 23 नवंबर पे और 12 दिसंबर पे। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इट सेज कि हमारे पास स्टॉक में 300 यूनिट्स मौजूद होंगे। वी जस्ट डिस्कस्ड 100 थे, 300 लिए, 500 लिए, 200 लिए, 1100 हो गए। उसमें से 200 बेचे, 200 बेचे, 200 बेचे, 200 बेचे, तो 800 बिक गए। इसने मेरे ख्याल से 5 बार 200 प्लस कर दिए हैं, 4 बार प्लस करने चाहिए थे। 4 बार हमने 200 बेचे तो 800 बिक गए, बाकी हमारे पास 300 रह गए। अच्छा, अब हमें जब प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो या हम ये देखना चाहें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कौन सा जाएगा, तो खर्चा कैसे एलोकेट किया जाएगा। हमने 80 रुपए में भी खरीदा है और 50 यूनिट्स में भी 50 रुपए में भी पुराना खरीदा हुआ था। हम ये देखेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाएगी। जो 800 यूनिट्स आपने बेचे हैं उसमें 100 यूनिट्स हमने पुराने निकाले होंगे, फिर 300 यूनिट्स पुराने निकाले होंगे, फिर 500 यूनिट्स में कुछ गए होंगे, तो 100 यूनिट्स हमारे पास 70 रुपए वाले मौजूद होंगे और 200 यूनिट्स हमारे पास 80 रुपए वाले मौजूद होंगे। इस तरीके से हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं। ये बिल्कुल बुनियादी तौर से समझा रहा है, हमें इतनी जरूरत नहीं है, बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप बेहतर तौर पे ये चीज पढ़ के आए हैं। 2 मेथड्स हमें बता रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज कॉस्टिंग। आपको अच्छे तरीके से पता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या है। अच्छा, अब ये चीज देख सकते हैं, और ये जो 10 कॉलमनर शीट है इससे आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। एक हम इसमें बनाते हैं डेट, दूसरी सब हेडिंग बनाते हैं रिसिप्ट्स, इश्यूज एंड बैलेंस। ठीक है, मुझे ज्यादा इसकी गहराई में जाने की मेरा अंदाजा है जरूरत नहीं है। अगर आप में से किसी को ट्रबल है फीफो में, एफको में, आपको लगता है कि हमें नहीं समझ में आते, तो मैं इस पे पॉज लूं और हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। लेकिन अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है तो हमारे लिए फिर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, इजी है। अच्छा, अब ये हो गया 100 यूनिट्स पुराने मौजूद थे, फिर 300 यूनिट 60 के हिसाब से खरीदे, हमारे पास 400 यूनिट्स हो गए 50 और 60 रुपए के रेट के हिसाब से। फिर हमने 200 बेचे, उसमें से 100 पुराने गए, 100 बाद वाले गए। फिर हमने 500 खरीदे, 200 पुराने पड़े हुए थे, 500 नए आ गए। फिर 200 बेचे पुराने रेट पे, फिर 200 खरीदे, फिर 200 बेचे, 200 बेचे 70-70 के हिसाब से। तो 300 यूनिट्स में से 100 यूनिट्स मौजूद है 70 रुपए वाले और 200 यूनिट्स मौजूद है 80 रुपए वाले। हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है 23,000 रुपए। ठीक है, वेरी इजी। दूसरा हम करते हैं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज हम क्या करते जाएंगे, टाइम टू टाइम करते जाएंगे। मैं इसकी भी गहराई में नहीं जा रहा, सिर्फ एक नजर आपको दिखाते जा रहा हूं। 100 यूनिट्स मौजूद थे 50 रुपए वाले, 300 यूनिट्स लिए 60 रुपए वाले। दोनों का हमने एवरेज किया तो 57 रुपए 50 पैसे 57.5 पर यूनिट हमें इन्वेंट्री का रेट पड़ गया। 200 यूनिट्स बेच दिए 57.5 रुपीस के हिसाब से, फिर 500 खरीदे 70 रुपए के हिसाब से। तो 200 पड़े थे पुराने और 500 आ गए नए। फिर एवरेज निकाली 66.4286 आ गई, फिर वो बेच दिए 200 यूनिट्स। मजीद 200 यूनिट्स आ गए 22 अक्टूबर पे 80 रुपए के हिसाब से, एवरेज बन गई 70.3057। उसमें से 200 बेचे एवरेज पे, फिर 200 बेचे एवरेज पे। हमारे पास एवरेज रेट है 70.3057 का, तो हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू है 21,092। ठीक है, दिस इज हाउ वी गो अहेड विद फीफो, लीफो एंड एफको। तो लीफो डेफिनेटली हमें जरूरत नहीं है पढ़ने की, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है और IS2 में भी नहीं है। बिल्कुल सही हमजा, इसको आप गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा।
बाकी इसमें ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक ऐसी चीज आपने जो नहीं पढ़ी इसमें आ गई हो। सारी चीजें जो आप वहां पढ़ चुके हैं वो सेम यहाँ पे। अच्छा, हम अब आगे चल रहे हैं। IS 2 के मुताबिक हम इन्वेंट्री को या तो रखेंगे उसकी कॉस्ट पे या फिर रखेंगे उसके NRV पे। व्हाट इज NRV? इट इज नेट realizable value. And as per prudence concept, IS 2 हमें कहता है कि इन्वेंट्री should be recorded at lower of cost or NRV. Okay, let's discuss what is net realizable value. अगर के आपकी इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स की स्टेट में है, यानी जितनी कॉस्ट उस पर इंकर होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसकी NRV हम किस तरीके से निकालेंगे? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट। जबकि अगर आपकी इन्वेंट्री WIP स्टेज में है, वर्क इन प्रोग्रेस में है, करेक्ट, अगर वर्क इन प्रोग्रेस में है तो मैं जब रखता हूं एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, तो यकीनन सेलिंग प्राइस आप जो रख रहे हैं वो रख रहे हैं किसकी? फिनिश्ड गुड्स की। और अगर मैं ये करूं कि मैंने अब तक पार्ट कंप्लीट किए हैं गुड्स जिन पे मेरा खर्चा है 80,000 रुपीज, जब बेचूंगा तो ये जाएंगे 1,30,000 रुपीज के। तो भाई 80,000 वाली चीज 1,30 में थोड़ी ना जा रही है। जो 1,30,000 रुपए में जा रही है वो तो फिनिश गुड्स है, और जो 80,000 रुपए का आपने जिस पे खर्चा किया है वो तो पार्ट फिनिश्ड है। तो आप बात तो एक करो ना, आप लाइक विद लाइक करो। तो हम क्या करते हैं, अक्रूवल बेसिस की वजह से वो खर्चा जो अभी तक इंकर हुआ नहीं है वो हम कॉस्ट में तो प्लस कर नहीं सकते, क्योंकि खर्चा जब इंकर ही नहीं हुआ तो मैं अपनी कॉस्ट में कैसे ऐड कर दूं। लिहाजा हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं एक एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, कि इसको कंप्लीट करने यानी फिनिश गुड की स्टेट तक पहुंचाने में क्या खर्चा आएगा, और दूसरा सेलिंग कॉस्ट। एंड दिस सेम गोज विथ रॉ मटेरियल। अगर अभी साल खत्म होने के टाइम पे, ईयर एंड के टाइम पे आपके इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल भी मौजूद है, हम ये देखना चाहते हैं कि इस रॉ मटेरियल से आप कितना बेनिफिट निकाल सकते हैं। अगर कि उस रॉ मटेरियल की खुद की मार्केट वैल्यू मौजूद है फिर तो इजी हो सकता है, लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं, हम इसको रॉ मटेरियल के फॉर्म में नहीं बेचेंगे, अभी इसमें हम लेबर लगाएंगे, अभी इसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड्स लगाएंगे, इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद बेचेंगे। तो सेलिंग प्राइस जो आप बता रहे हैं वो फिनिश गुड्स की है, और कॉस्ट जो आप बता रहे हैं वो रॉ मटेरियल की है।
तो हम फिनिश गुड को बैकवर्ड लेके आएंगे। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स में से ये दो चीजें माइनस करेंगे तो हमारी एनआरवी आ जाएगी। ओके ये मैंने अभी एग्जांपल लिखी है। Cloudy Limited has closing work in progress costing 3,26,000 rupees at year end 31st March 2020। ये हमारा ईयर एंड आ गया और इसकी हमारी कॉस्ट है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक इज 4 लाख रुपए इंक्लूडिंग डिलीवरी कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिलीवरी इज 6,000। अच्छा अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो इन्वेंट्री मौजूद है, पहले हम देख रहे हैं कि इसकी कॉस्ट क्या है। इस पे अब तक हम खर्चा कर चुके हैं 3,26,000 रुपीज का। और जब एनआरवी निकालना चाहें तो हमें पता है कि इसकी जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है वो है 4 लाख रुपए। लेकिन इसको बेचने के लिए हमें होम डिलीवरी देनी पड़ेगी और उसकी डिलीवरी कॉस्ट है 6,000 रुपीज। सेलिंग कॉस्ट क्योंकि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये इंकर हो भी जाए तो भी इन्वेंट्री की वैल्यू में कभी भी इसको शामिल नहीं किया जा सकता। इट इज ओनली प्रोडक्शन कॉस्ट जिसमें डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं जो कि इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। बाकी एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो भी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट्स हैं वो इंकर हो भी जाए तो भी कभी भी इन्वेंट्री की वैल्यू में कैपिटलाइज नहीं किए जा सकते। तो मैं इसको 3,26,000 रुपए में प्लस तो कर ही नहीं सकता था। अगर ये डिलीवरी कॉस्ट इंकर हो चुकी भी होती तो भी नहीं ऐड कर सकता था। तो हम इसको रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं, उल्टा एनआरवी में से माइनस कर रहे हैं। अच्छा अब मैं अगर ये कहूं कि मुझे 3,94,000 मिलेंगे और 3,26,000 मैंने खर्चा किया है तो माजरत के साथ आप गलत बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा क्योंकि 3,26,000 जिस पे आपने खर्चा किया है वो भी पार्ट फिनिश्ड है। आपने खुद कहा कि वर्क इन प्रोसेस है और जिससे आप 3,94,000 कमाएंगे वो फिनिश्ड होगा। तो आप दोनों को एक लेवल पे तो लेके आओ ना। या तो 3,26,000 को कंप्लीट लेवल पे लेके जाओ या 4 लाख को इनकम्प्लीट लेवल पे लेके आओ। आगे क्वेश्चन में बताता है कि अभी इस पे 24,000 रुपए का और मटेरियल लगना है और 30,000 रुपए की और लेबर कॉस्ट लगनी है। अच्छा जब ये खर्चे इंकर हो जाएंगे, जब मटेरियल यूज हो जाएगा, जब लेबर काम कर जाएगा तो ये खर्चे इस 3,26,000 में प्लस किए जाएंगे। लेकिन अभी माजरत, अभी क्योंकि ईयर एंड हो चुका है और ये खर्चे होने वाले हैं, हुए नहीं है, तो अक्रूवल बेसिस के ऊपर क्योंकि ये कॉस्ट इंकर्ड नहीं है तो भी इंकर्ड है तो हम इसको कभी भी अभी एडवांस में कैपिटलाइज नहीं कर सकते। लिहाजा हम इसको रिवर्स वर्किंग में लेके आते हैं। हम देखते हैं कि हाउ मच इज कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो इसमें आपने बताया कि अभी इसको कंप्लीट करने में एक तो मटेरियल लगेगा और दूसरा
लेबर लगेगा, मटेरियल लगेगा 24,000, लेबर लगेगा 30,000। अच्छा, उसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एब्सॉर्ब्ड एट 70% ऑफ लेबर कॉस्ट, यानी इस पे अभी हमारी फैक्ट्री ओवरहेड्स भी लगने हैं 30,000 का 70%, यानी 21,000। तो हम इसको रिवर्स वर्किंग में लेके आए, और हमने कैलकुलेट की इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी आ रही है, 3,19,000। 3,19,000। ओके, अब हम कंपेयर करेंगे कि उसकी कॉस्ट है 3,26,000 और उसकी एनआरवी है 3,19,000। तो दोनों में से लोअर ऑफ, क्योंकि एनआरवी है तो हम इसको एनआरवी पे मेजर करेंगे। तो डू रिमेंबर कि अगर आपकी इन्वेंट्री या तो रॉ फॉर्म में है, या फिर अगर आपकी इन्वेंट्री डब्ल्यूआईपी फॉर्म में है, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ सेलिंग कॉस्ट माइनस नहीं की जाएंगी, बल्कि उसमें से कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन भी माइनस की जाएगी। Okay, you can see this XY Limited manufacturers 4 products. Related data for year ended 31st December 2023 are given below. ए के इसके पास 1000 यूनिट्स हैं, बी के 15,000, सी के 20,000 और डी के 25,000, यानी 5,000 यूनिट ज्यादा है, 10, 15, 20, 25। कॉस्ट 70,000 का खर्चा, एक 20 का खर्चा, एक 80 का खर्चा, 3 10 का खर्चा हो चुका था, और ओपनिंग इन्वेंट्री की एनआरवी 75, एक 10, एक 80 और 3 लाख थी। तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक जो कि इस साल का ओपनिंग स्टॉक है, लास्ट ईयर एंड पे हमने देखना होगा कि लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी क्या है। मिसाल हम अगर ए की बात करते हैं, तो ए की कॉस्ट थी 70,000, एनआरवी थी 75,000। हम इसको किस पे रखेंगे, हम इसको रखेंगे कॉस्ट पे। इसकी कॉस्ट है 70,000। अच्छा, उसके बाद आते हैं बी पे। इसकी कॉस्ट है 1,20,000, एनआरवी है 1,10,000। इसको किस पे रखेंगे, 1,10,000 पे। सी की कॉस्ट और वो दोनों बराबर हैं, तो कुछ भी ले लें, और इसकी कॉस्ट है 3,10,000, एनआरवी है 3 लाख। इसको भी हम रखेंगे एनआरवी पे। अच्छा, ये होगी ओपनिंग। फिर हमने 50,000 यूनिट्स ए के, 60,000 यूनिट्स बी के, 75 सी के और लाख यूनिट्स डी के प्रोडक्शन रखे, जिसकी कॉस्ट 4 लाख, 6 लाख, 8, 25 और 12 लाख थी। सेलिंग कॉस्ट जो वेरिएबल है वो 60,000, 80,000, 90,000 और 1 लाख है। क्लोजिंग हमारे पास रह गए 5,000, 10,000, 15,000 और 24,000, और डैमेज हो गए 300, 600, 800, 1500। अच्छा, अब हम ए का अगर देखें तो हमारे पास 10,000 यूनिट पहले से मौजूद थे और 50,000 यूनिट हमने मजीद बनाए, ये हो गए 60,000। 60,000 में से 300 जाया हो गए,
और 5,000 अभी भी मौजूद है। $60,000 में से 300 डैमेज हो गए और 5,000 मौजूद है, तो हमने बेच कितने दिए? 54,700। अच्छा, इसने एवरेज बताया है कि वेटेड एवरेज के हिसाब से यूनिट कॉस्ट क्या पड़ रही है, फीफो के हिसाब से क्या पड़ रही है, सेलिंग प्राइस भी बता दिए पर यूनिट, और डैमेजेस रिपेयर करने की कॉस्ट भी बताई हुई है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, पूरी कॉस्टिंग इसकी कैलकुलेट करनी है कि इसकी कॉस्ट क्या है, और इसकी एनआरवी कैलकुलेट करनी है कि हमें इससे बेनिफिट क्या मिलेगा। ऑन दैट बेसिस आपने इन सब की लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी कैलकुलेट कर दिया। सोल्यूशन पूरा इसमें मौजूद है। आई वुड सजेस्ट यू टू गो थ्रू दिस एग्जांपल, और अगर आपको समझ में आ जाता है तो वेल, अगर कोई ट्रबल होती है तो जस्ट लेट मी नो, हम इसको नेक्स्ट क्लास में इसको एक नजर घुमा देंगे। बाकी हमारा इन्वेंट्री का तकरीबन सेक्शन वाइंड अप है, और अगर आप इसके अलावा भी कितने भी क्वेश्चंस करना चाहें बुक के ऊपर, जो जितनी भी एग्जांपल्स हैं पास्ट पेपर्स की और कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स, वो सारी आप ट्राई कर सकते हैं।